Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 13 November in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Shanghai Cooperation Organization SCO. After the collapse of Soviet Union in 1991, the then security and economic architecture in the Eurasian region dissolved. A new structure had to come up. जो कोलैप्स हुआ था सोवियत यूनियन 1991 में, तो जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर था यूरेशियन रीजन का वो डिजॉल्व हो चुका था. अब न्यू स्ट्रक्चर का आना था. It was created in 2001. The SCO charter was signed in 2002 and entered into force in 2003. इसको क्रिएट किया गया था 2001 में. SCO चार्टर को साइन किया गया 2002 पे और ये फोर्स पे आया 2003 पे. It is a statutory document which outline the organization goal and principle as well as its structure and core activity. ये एक statutory document है जो कि outline करता है organization के goal को, principle को, साथ साथ इसके structure और core activities को कि इसका core activities क्या होगा. Prior to the creation of SCO in 2001, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan were member of Shanghai Five. जो क्रिएशन हुआ था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2001 में, उसके पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान जो मेंबर थे शंघाई 5 के. Shanghai 5 1996 emerged from a series of border demarcation and demilitarization talks which the four former Soviet republics held with China to ensure stability along the border. जो शंघाई 5 था 1996 में वो emerge करा था सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन के कारण और डीमिलिटराइजेशन टॉक चल रहा था जो फोर थे सोवियत रिपब्लिक के और चाइना के साथ, ताकि एक स्टेबिलिटी बना रहे बॉर्डर को लेके. फॉलोइंग द एसेशन ऑफ उज्बेकिस्तान to the organization in 2001, Shanghai 5 was renamed as Shanghai Cooperation Organization. जब उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया इसमें 2001 में, शंघाई 5 का नाम बदल के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया. इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द मेंबर इन 2017 और इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने 2017 में. तो टोटल इसके 8 मेंबर हो गए. एक शंघाई 5 के 5 मेंबर, देन उज्बेकिस्तान 6 और इंडिया और पाकिस्तान 8. Since its formation, the Shanghai Cooperation Organization has focused on regional non-traditional security with counter-terrorism as a priority. जब से ये बना है ये फोकस कर रहा है रीजनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे और काउंटर टेररिज्म इसका प्रायोरिटी है. द फाइट अगेंस्ट द थ्री इविल्स ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म has become its mantra. Today, area of cooperation include themes such as economic and culture. जो फाइट है इसका वो थ्री इविल्स के खिलाफ है. एक टेररिज्म, दूसरा सेपरेटिज्म और तीसरा एक्सट्रीमिज्म. इसका मंत्र है. आज जो है कॉपरेशन किया जा रहा है अलग अलग थीम में, जैसे कि इकोनॉमिक और कल्चर के फील्ड में भी कॉपरेशन की बात चल रही है. न्यूज में क्यों आया? In an indirect reference to the Chinese infrastructure project in Pakistan occupied Kashmir, our PM has urged member of Shanghai Cooperation Organization to respect territorial integrity and sovereignty. एक indirect reference करते हुए चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बनाया जा रहा है, हमारा पीएम ने अर्ज किया है जो मेंबर है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कि वो रेस्पेक्ट करे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अदर कंट्रीज के. ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरहुड्स अमंग द मेंबर स्टेट. जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम मजबूत करें म्यूचुअल ट्रस्ट को और नेबर लाइनेस को अमंग मेंबर स्टेट के बीच में. प्रमोट करें इफेक्टिव कॉर्पोरेशन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और कल्चर के फील्ड में. इनहेंस करे टाइज एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा के फील्ड में. मेंटेन एंड इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. मेंटेन करे, इंश्योर करे कि पीस और सिक्योरिटी हो और स्टेबिलिटी हो रीजन पे. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. और स्टेब्लिश करे एक डेमोक्रेटिक, फेयर, रैशनल न्यू इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी ट्रेड प्रिविलेज. India is likely to press Biden administration for early restoration of the generalized system of preference trade privilege for India. इंडिया जो है वो प्रेस करने वाला है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अर्ली रिस्टोर करे जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है ट्रेड प्रिविलेज का इंडिया के लिए. The privilege was withdrawn by outgoing President Donald Trump administration in Washington D.C. in June 2019 and India has been prodding the United States to restore it. जो privilege था वो withdrawn कर लिया गया था जो outgoing president थे डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जून 2019 में, और इंडिया उस समय से ही प्रेस कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो रिस्टोर करे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी. ये है क्या?
It is a US trade program designed to promote economic growth in the developing world by providing preferential duty-free entry for up to 4,800 products from 129 designated beneficiary country and territories. ये एक यूएस का ट्रेड प्रोग्राम है जिसको कि डिजाइन किया गया प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपिंग वर्ल्ड को प्रोवाइड किया जाए प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री हो अप टू 4,800 प्रोडक्ट्स का फ्रॉम 129 डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी कंट्रीज और टेरिटरीज से। जीएसपी जो था उसको इंस्टीट्यूट किया गया था जनवरी 1 1976 में बाय द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है हैज बीन गिवन ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, येट द यूएस हैज लिंक्ड इट विद मार्केट एक्सेस एंड टैरिफ रिडक्शन व्हिच इज अगेंस्ट द बेसिक टीनेट ऑफ जीएसपी। ये जो है वो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस था, उसके बावजूद यूएस ने इसको लिंक किया मार्केट एक्सेस और टैरिफ रिडक्शन से, जो कि अगेंस्ट है जो बेसिक टीनेट है जीएसपी के उसके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसपी वाज टू गिव डेवलपमेंट सपोर्ट टू पुअर कंट्रीज बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम देम इनटू द डेवलप्ड कंट्री। जो मेन ऑब्जेक्टिव है जीएसपी का कि वो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करे, पुअर कंट्रीज को कि वो प्रमोट करे एक्सपोर्ट को डेवलप्ड कंट्रीज में। जीएसपी प्रमोट सब्सटेंशियल development in beneficiary countries by helping this country to increase and diversify their trade within the United States। जो जीएसपी वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बेनिफिशियरी कंट्रीज पे, मदद करता है इन कंट्रीज का कि ये इंक्रीज करे और डाइवर्सिफाई करे अपने ट्रेड को यूनाइटेड स्टेट में। बेनिफिट क्या है इसका? द इंडियन एक्सपोर्टर बेनिफिट इनडायरेक्टली थ्रू बेनिफिट दैट एक्यू ऑफ द इम्पोर्टर बाय वे ऑफ रिड्यूस टैरिफ और ड्यूटी फ्री एंट्री ऑफ एलिजिबल इंडियन प्रोडक्ट। जो इंडियन एक्सपोर्टर है उनको बेनिफिट होता है इनडायरेक्टली, जो बेनिफिट है जो कि इंपोर्टर को जो रिड्यूस टैरिफ और ड्यूटी फ्री एंट्री मिल जाता है एलिजिबल इंडियन प्रोडक्ट के, इस कारण से। रिडक्शन और रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एन इंडियन प्रोडक्ट मेक इट मोर कम्पिटिटिव टू द इंपोर्टर, अदर थिंग्स एग्जाम्पल क्वालिटी बीइंग इक्वल हो जाता है। जो रिड्यूस किया जाता है वो जो हटा दिया जाता है इंपोर्ट ड्यूटी इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर से, तो इसको कम्पिटिटिव बना देता है इंपोर्टर और अदर थिंग के क्वालिटी के मैटर पे। दिस टैरिफ प्रेफरेंस हेल्प न्यू एक्सपोर्टर टू पेनिट्रेट अ मार्केट एंड एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एंड टू इंप्रूव अपॉन द प्रॉफिट मार्जिन इन द डोनर कंट्री। ये जो टैरिफ प्रेफरेंस है ये मदद करता है एक्सपोर्टर को कि वो पेनिट्रेट कर सके मार्केट में, एस्टैब्लिश कर सके एक्सपोर्ट को, इंक्रीज करे मार्केट शेयर को और इंप्रूव करे जो प्रॉफिट मार्जिन है डोनर कंट्री पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्मेनिया अजरबैजान एग्री ऑन पीस डील। जो आर्मेनिया और अजरबैजान है वो तैयार हो गया पीस डील के लिए। आर्मेनिया और अजरबैजान एग्रीड ऑन ए डील विद रशिया टू एंड फायर्स क्लैशेस ओवर नगोर्नो कराबख। जो आर्मेनिया और अजरबैजान है वो तैयार हो गया एक डील के लिए रशिया के कहने पे को एंड करेंगे जो फायर्स क्लैशेस हो रहा है उन दोनों के बीच में नगोर्नो कराबख को लेके। 3 earlier ceasefire agreement broke by Russia, the France and the United States quickly broke down. The latest Russian effort is distinct for sending peacekeeping troops and for the sweeping concession. Armenia accepted to avoid battlefield losses. जो 3 earlier ceasefire agreement जो कि ब्रोक कराया गया था रशिया, फ्रांस और यूएस के द्वारा, वो बहुत जल्दी समाप्त हो गया। जो लेटेस्ट रशिया का एफर्ट है वो एक डिस्टिंक्ट है, उसने सेंड किया पीस कीपिंग ट्रूप्स को ताकि वो कंसेशन दे सके आर्मेनिया को, और आर्मेनिया इसको एक्सेप्ट किया कि वो अवॉइड करेगा बैटलफील्ड लॉसेस को। कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों? तो सिमरिंग डिकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान ओवर द इनक्लेव ऑफ नगोर्नो कराबख इरप्टेड इन लेट सितंबर इनटू द वॉर्स फाइटिंग। द एरिया हैज सीन सिंस अ वीकनिंग एथनिक वॉर इन 1990s। जो डिकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो कराबख रीजन को लेके, ये जो है सितंबर में वॉर्स कंडीशन में पहुंच गया। एथनिक वॉर जो 1990 से चला आ रहा है, skirmishes have been common for years along the front line of Nagorno-Karabakh, which is internationally recognized as a part of Azerbaijan but is home to ethnic Armenian। जो skirmishes है वो एक कॉमन है फ्रंट लाइन नगोर्नो कराबख का, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया कि अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो इथनिसिटी पॉपुलेशन का है आर्मेनियंस का है। स्टोरी हम जान ले कि क्या है नगोर्नो कराबख का। नगोर्नो कराबख इज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान बट इट्स पॉपुलेशन इज मेजोरिटी आर्मेनियन। एज द सोवियत यूनियन शो इंक्रीजिंग टेंशन इन इट्स कंस्टिट्यूएंट रिपब्लिक इन द 1980s, नगोर्नो कराबख voted to become part of Armenia, sparking a war which stopped with ceasefire in 1994। जो नगोर्नो कराबख है वो पार्ट है अजरबैजान का, इसका लेकिन पॉपुलेशन जो है ज्यादातर आर्मेनियन है। इस कारण सोवियत यूनियन जो इंक्रीजिंग टेंशन को देखते हुए क्या किया, जो कंस्टिट्यूएंट रिपब्लिक था 1980 में नगोर्नो कराबख को वोट किया कि वो आर्मेनिया जो है वो अलग से हो जाए। इस कारण सीज फायर हुआ 1994 पे। उसके बाद से नगोर्नो कराबख जो है वो पार्ट बना रहा अजरबैजान का, जिसको कि कंट्रोल था सेपरेटिस्ट एथनिक आर्मेनियन का।
ठीक है। अंटिल रिसेंटली नेगोशिएशन जो कि करवाया गया इंटरनेशनल पावर के द्वारा, वो फेल्ड हो गया डिलीवर कर पाने में एक पीस एग्रीमेंट को। अर्मेनिया इज ए मेजोरिटी क्रिश्चियन while Azerbaijan is majority Muslim. Turkey has close tie to Azerbaijan while Russia is allied with Armenia, although it is also had good relation with Azerbaijan. अर्मेनिया जो कि क्रिश्चियनिटी है मेजोरिटी, जबकि अजरबैजान जहां पर ज्यादातर मुस्लिम है। तुर्की का क्लोज रिलेशन है अजरबैजान के साथ, जबकि रशिया का अर्मेनिया के साथ भी है और अच्छा रिलेशन अजरबैजान दोनों के साथ है। इसलिए रशिया ने इस बार ब्रोक करवाया, पीस करवाया है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये आपका अर्मेनिया है, ये अजरबैजान, और ये जो था आपका जिस रीजन को लेकर प्रॉब्लम इश्यू है, नागोर्नो कारबाख। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 30 मीटर टेलीस्कोप। इंडियन एस्ट्रोनॉमर कोलैबोरेटेड विद नोबेल लॉरिएट ऑन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने कोलैबोरेट किया है नोबेल लॉरिएट के साथ 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में। 2020 फिजिक्स नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर एंड्रिया गेज हैज वर्क क्लोजली विद इंडियन एस्ट्रोनॉमर ऑन द डिजाइन ऑफ बैक एंड इंस्ट्रूमेंट। जो 2020 के फिजिक्स नोबेल लॉरिएट है प्रोफेसर एंड्रिया गेज, उसके साथ काम किया है इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने, ताकि वो डिजाइन करे जो बैक एंड इंस्ट्रूमेंट है उसको। अब हम जानेंगे 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में। इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विद इन एन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है एक एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप के अंदर। इट इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बीइंग फंडेड बाय साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड यूएसए। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसको कि फंड किया जा रहा है जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा के, चाइना के, इंडिया के, जापान के, यूएसए के, इन सब के द्वारा। प्लान लोकेशन जो है इसका कहाँ पे है, तो मोनिया किया ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई इन यूएस स्टेट ऑफ हवाई। तो ये कहाँ पे है, तो यूएस स्टेट ऑफ हवाई पे है ये 30 मीटर टेलीस्कोप। द टीएमटी इज डिजाइन फॉर नियर अल्ट्रा वायलेट टू मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन फीचरिंग एडेप्टिव ऑप्टिक टू असिस्ट इन करेक्टिंग इमेज ब्लर। ये जो है डिजाइन किया गया है नियर अल्ट्रा वायलेट टू मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन के लिए, जो कि फीचर करता है एक एडेप्टिव ऑप्टिक्स को, जो कि मदद करेगा करेक्ट करने में ब्लर इमेजेस को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो 30 मीटर टेलीस्कोप है वो इनेबल करता है साइंटिस्ट को कि हम स्टडी कर सकते हैं फेंटर ऑब्जेक्ट को भी, जो कि काफी दूर है हमारे यूनिवर्स से, और इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे देता है अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में यूनिवर्स का इस टेलीस्कोप की मदद से। इट विल गिव अस फाइनर डिटेल ऑफ नॉट सो फार अवे ऑब्जेक्ट लाइक अनडिस्कवर्ड प्लेनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम एंड प्लेनेट अराउंड अदर स्टार। ये हम लोग को फाइनर डिटेल दे देता है जो ज्यादा फार ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि जो अनडिस्कवर्ड प्लेनेट व अदर ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम और प्लेनेट के अराउंड अदर स्टार्स के आसपास के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा Graded Response Action Plan (GRAP). The Graded Response Action Plan is a set of emergency measures to be implemented to control air pollution depending upon the air quality. जो Graded Response Action Plan है ये एक सेटअप है emergency measures का, जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जाता है कंट्रोल करने के लिए एयर पॉल्यूशन को, डिपेंड करता है एयर के क्वालिटी पे। अप्रूव बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2016। इसको अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में। द प्लान वाज प्रिपेयर बाय इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ये जो प्लान है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसको प्रिपेयर किया गया था इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा। इट वर्क्स ओनली एज एन इमरजेंसी मेजर। ये जो है काम करता है एक इमरजेंसी मेजर्स के तौर पे। व्हेन द एयर क्वालिटी शिफ्ट फ्रॉम पुअर टू वेरी पुअर द मेजर लिस्टेड हैव टू बी फॉलोड सिंस द प्लान इज इंक्रीमेंटल इन नेचर। जब एयर क्वालिटी शिफ्ट करता है पुअर से वेरी पुअर की तरफ, तो जो मेजर इसमें लिस्ट किया गया उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि प्लान जो है इंक्रीमेंटल है नेचर में। द प्लान रिक्वायर एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग 13 डिफरेंट एजेंसीज इन दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एनसीआर एरिया। जो प्लान है वो रिक्वायर करता है एक्शन और कोऑर्डिनेशन, जो 13 डिफरेंट एजेंसीज है दिल्ली के अंदर, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। एट द हेड ऑफ द टेबल इज द ईपीसीए मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और जो हेड है इसके वो ईपीसीए जो कि मैंडेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो। बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ एनी मेजर ईपीसीए होल्ड अ मीटिंग with representative from all NCR state and a call is taken on which action has to be made applicable in which town। इम्पोज करने के पहले किसी भी मेजर्स को जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है वो एक मीटिंग करता है रिस्पेक्टिव एनसीआर स्टेट के साथ, और एक कॉल लिया जाता है एक्शन को लेके कि क्या एप्लीकेबल स्टेप लेने की जरूरत है और किस टाउन्स पे। The air quality of Delhi and Noida continue to be in the severe category for the 6 consecutive days। जो एयर क्वालिटी है दिल्ली और नोएडा का वो कंटिन्यू सीवियर कैटेगरी में है 6 कंसेक्यूटिव डेज है। सो न्यूली फॉर्म कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एज एन इंटरिम मेजर हैज गिवन द सीपीसीबी पावर टू ऑपरेशनलाइज मेजर अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ऑन एयर पॉल्यूशन। इसलिए जो न्यूली फॉर्म कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एज एन इंटरिम मेजर्स के रूप में परमिशन दे दिया है सीपीसी को कि ऑपरेशनलाइज करे जो मेजर्स बताया गया है ग्रेडेड
रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंदर एयर पोल्यूशन को लेके। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। सेटअप थ्रू द कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 इन अक्टूबर दिस ईयर। इसको सेटअप किया गया था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020 अक्टूबर में इसी साल। ये जो कमीशन है वो सुपरसीड करेगा जितने भी बॉडी है जैसे कि सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दिल्ली पे, पंजाब में, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में, उसको ये सुपरसीड कर जाएगा। It will have the power to issue direction to this state government on issue pertaining to air pollution। इसके पास पावर होगा कि ये डायरेक्शन दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को pertaining to air pollution को लेके। कंपोजिशन, अब इसके अंदर का कंपोजिशन क्या क्या है। इट विल बी अ परमानेंट बॉडी एंड विल हैव ओवर 20 मेंबर। ये एक परमानेंट बॉडी है और इसका 20 मेंबर है। चेयरपर्सन टू बी चेयर बाय ए गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। इसको चेयर करेगा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसका रैंक सेक्रेटरी व चीफ सेक्रेटरी का होना चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन इसका कहाँ है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है एनसीआर, जिसमें कि एरिया आ जाएंगे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के भी इन मैटर ऑफ एयर पोल्यूशन के केस में। और साथ साथ वर्क कर रहा है सीपी और इसरो के साथ ये मिल के रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के, ताकि इसको टैकल करने में बहुत ही आसानी हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयुर्वेद। Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate Institute of Teaching and Research in Ayurveda, ITRA at Jamnagar and National Institute of Ayurveda at Jaipur on 5th Ayurveda Day 13 November 2020। जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी वो इनोग्रेट करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेद को जामनगर पे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है जयपुर पे 5th आयुर्वेद डे जो कि 13 नवंबर 2020 को ऑब्जर्व किया जाता है। Dedicated to the nation of ITRA Jamnagar and an institution of national importance, and NIA Jaipur as an institution deemed to be university is a historic step not just in modernization of Ayurvedic education। ये जो डेडिकेटेड है नेशन के लिए इट्रा जामनगर एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस का, और जो एनआईए जयपुर है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डीम्ड कर रहा है यूनिवर्सिटी, एक हिस्टोरिक स्टेप है मॉडर्नाइजेशन को लेकर आयुर्वेदा एजुकेशन को। ये प्रोवाइड करेगा ऑटोनॉमी कि हम अपग्रेड कर सके जो स्टैंडर्ड है आयुर्वेदा एजुकेशन का, फ्रेम कर सके वेरियस कोर्सेज को एज पर इमर्जिंग नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार, और एक्सेल कर सके जो मॉडर्न रिसर्च है ताकि हम जनरेट कर सके मोर और मोर एविडेंसेस को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कालका शिमला रेलवे। इन महाराज सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप एट पानेल इन मुंबई हैज मैन्युफैक्चर अ 5th नैरो गॉज लोकोमोटिव विच विल चग बिटवीन कालका टू शिमला रूट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे। महाराज सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप जो कि पारेल पे है इन मुंबई पे, उसने मैन्युफैक्चर किया 5th नैरो गॉज लोकोमोटिव को जो कि रन करेगा बिटवीन कालका टू शिमला रूट में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे रूट है। द कालका शिमला रेलवे जो है 2 फीट 6 इंच 762 मिलीमीटर नैरो गॉज रेलवे है नॉर्थ इंडिया का, जो कि ट्रैवल्स करता है मोस्टली माउंटेनियस रूट में फ्रॉम कालका टू शिमला। कालका रेलवे स्टेशन जो है वो लोकेटेड है आपका हरियाणा पे। द रेलवे वाज बिल्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन बिटवीन 1898 एंड 1903 to connect Shimla, the summer capital of India during the British Raj, with the rest of the Indian rail system। जो रेलवे था वो बनाया गया था डायरेक्शन में हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन के 1898 से 1903 में, ताकि वो कनेक्ट करे शिमला जो कि समर कैपिटल है इंडिया का ब्रिटिश राज के समय पर रेस्ट ऑफ द इंडियन के रेलवे सिस्टम से। ऑन 8 जुलाई 2008 यूनेस्को एडेड द कालका शिमला रेलवे टू द माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो 8 जुलाई 2008 में यूनेस्को ने इसको ऐड कर दिया कालका शिमला रेलवे को माउंटेन रेलवे ऑफ इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपीएस। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved continuation and revamping of the scheme for financial support to public-private partnership in infrastructure viability gap funding scheme till 2024-25 with a total budget outlay of rupees 8,100 करोड़। जो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने अप्रूव कर दिया कि कंटिन्यू किया जाएगा और रिवैम्प किया जाएगा जो स्कीम है फाइनेंशियल सपोर्ट का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम 2024-25 तक के लिए, जिसका टोटल बजट आउटले जो है 8,100 करोड़ का होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस किया था इस स्कीम को फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम इन 2006 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द रिवैम्प स्कीम इज मेनली रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग 2 सब स्कीम।
फॉर मेन स्ट्रीमिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रिवैम्प स्कीम उसका मेनली जो कि वो रिलेटेड है किस लिए, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए दो सब स्कीम को जो कि मदद करेगा मेन स्ट्रीम में लाने में प्राइवेट पार्टिसिपेशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। ये जो सब स्कीम हम इसके बारे में जान लें तो सब स्कीम 1 जो है, दिस वुड cater to social sector such as waste water treatment, water supply, solid waste management, health and education sector etc. ये जो है वो कैटर करेगा जो सोशल सेक्टर है, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर हो गया। द प्रोजेक्ट एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी शुड हैव एटलीस्ट 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी। जो प्रोजेक्ट एलिजिबल होंगे इस कैटेगरी के अंदर उसमें 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मैक्सिमम ऑफ 30% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज वायबिलिटी गैप फंडिंग, एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टैट्यूटरी एंटाइटी में प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट अप टू 30% ऑफ द टीपीसी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम 30% तक टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत, और जो स्टेट गवर्नमेंट व स्पॉन्सरिंग सेंट्रल मिनिस्ट्री व स्टैट्यूटरी एंटाइटी होंगे वो प्रोवाइड करेंगे एडिशनल सपोर्ट अप टू 30% तक का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, यानी टोटल मैक्सिमम 60% तक फंड प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो सब स्कीम 2 है, this sub scheme will support demonstration pilot social sector project. The project may be from health and education sector where there at least 50% operational cost recovery. ये जो सब स्कीम वो सपोर्ट करेगा डिमोन्स्ट्रेशन व पायलट सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट को। ये जो है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे कम से कम 50% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होनी चाहिए। इन सच प्रोजेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर विल प्रोवाइड अप टू 80% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अप टू 50% ऑफ ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। और जो ये सेकंड प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर 80% तक प्रोवाइड कर सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और 50% ऑपरेशनल व मेंटेनेंस कॉस्ट दे सकता है फर्स्ट 5 ईयर तक। तो आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसके बारे में हम ब्रीफली जान ले कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। सबसे पहला टॉपिक था हमारा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। इसमें हम लोगों ने देखा व्हेन इट वाज क्रिएटेड, उसका ये है क्या, इसके कितने मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर कब बना, न्यूज में क्यों आया और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। देन हम लोगों ने कंप्लीट किया जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस ट्रेड प्रिविलेज, तो ये न्यूज में क्यों आया, व्हाट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, व्हेन इट वाज इंस्टीट्यूटेड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देन बेनिफिट क्या है। आफ्टर दैट हम लोगों ने किया आर्मेनिया अजरबैजान एग्री ऑन पीस डील, इसमें हम लोगों ने देखा न्यूज में क्यों आया, कन्फ्लिक्ट क्यों है, उसके बाद हम लोगों ने कंसीडर किया नागोर्नो कारबाख रीजन को, उसके बाद लोकेशन में हम लोगों ने देखा इसका मैप में प्रॉपरली लोकेशन कहाँ कहाँ क्या है। देन हम लोगों ने किया 30 मीटर टेलीस्कोप, इसमें हम लोगों ने देखा कि हु कोलैबोरेटेड फॉर दिस, उसका 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में जाना, उसके बाद इसके फंडिंग को देखा, न्यूज में क्यों आया देखा, इसका डिजाइन और सिग्निफिकेंस के बारे में समझा। आफ्टर दैट हम लोगों ने किया ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, तो ये है क्या, हु अप्रूव्ड इट एंड व्हेन, हाउ इट वर्क, व्हाट इज द प्लान अंडर इट। फिर कमीशन और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में जाना, इसका कंपोजिशन और ज्यूरिडिक्शन को भी देखा। आयुर्वेदा में हम लोगों ने मेनली कंसीडर किया कि न्यूज में क्यों आया। देन हम लोगों ने किया कालका शिमला रेलवे, इसमें हम लोगों ने देखा वेयर इट वाज बिल्ट, उसके किसके डायरेक्शन में इसको बनाया गया, व्हेन यूनेस्को एडेड इट टू द माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू PPP, इसमें हम लोगों ने देखा हु अप्रूव इट, उसके टिल 2024-25 तक जो वायबिलिटी गैप फंडिंग को बढ़ाया गया, व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके अंदर जो सब स्कीम है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.